बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। करमचंद कैप्टन शकील और इसके साथियों को हमरा लिए एक तंग सी सुरंग में दाखिल हुआ और उससे गुजरता हुआ एक ऐसे कमरे में लेकर आया जहाँ एक छोटी लेकिन खासी तेज रफ्तार लांच मौजूद थी। ये लांच बांस की तरह लंबी थी लेकिन इसकी चौड़ाई न होने के बराबर थी। यूं लगता था जैसे कोई चौड़ा बांस हो। इसके ऊपर एक छोटी सी मशीन भी नस्ब थी। करमचंद के कहने पर वो सब इस लांच में सवार हो गए और करमचंद ने इस मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाए तो लांच खुद ब खुद हरकत में आ गई। लांच के हरकत में आती कमरे की सामने वाली दीवार में एक खलासा पैदा हुआ और लांच तेजी से इस खलास से गुजरी। दूसरी तरफ एक और छोटा सा कमरा था जो आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ था। लांच जैसे ही इस कमरे के पानी में पहुंची, कमरा इस पानी समेत ऊपर किसी लिफ्ट की तरह उठता चला गया। काफी ऊंचाई पर पहुंचकर यकलख्त इसकी हरकत रुक गई और इसके साथ ही सामने वाली दीवार आधी ऊपर को उठी और दूसरी तरफ समुद्र की सतह नजर आने लगी और लांच बिजली की सी तेजी से चलती हुई सतह समुद्र पर बिल्कुल सीधी दौड़ने लगी। इनके उकुब में न सिर्फ दीवार बराबर हो गई थी बल्कि कमरा भी वापस पानी में डूबता चला गया था। कैप्टन शकील खामोश बैठा मुसलसल यही सोचता चला जा रहा था कि अगर इन्वेंट्री ग्रिप यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ हो सकती है। इसने अपने तजर्बे की बुनियाद पर खुद ही ये फैसला किया था कि इन्वेंट्री ग्रिप अगर कोई कहीं पहुंचाई जा सकती है तो इस लेबॉर्ट्री में ही पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि इसकी मालूमात के मुताबिक काफिरिस्तान नेवी की इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री यही थी। लेकिन यहाँ इन्वेंट्री ग्रिप ना पहुंची थी तो फिर वो आखिर कहाँ जा सकती है। उसे बार बार अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि अब वो इन्वेंट्री ग्रिप को कहाँ ढूंढे। करमचंद मशीन ऑपरेट करता हुआ लांच को आगे बढ़ाए लिए चला जा रहा था और अचानक कैप्टन शकील का जहन करमचंद के इस इकदाम पर मुरतकिज हुआ। वो करमचंद को अच्छी तरह जानता था। वो इंतहाई अय्यार और शातिर नेवी एजेंट था, लेकिन जिस तरह इत्मीनान से वो इन्हें लेबॉर्ट्री से बाहर लेकर जा रहा था ये सब कुछ इसकी फितरत के खिलाफ था। वो मर भी जाता तो इस तरह कभी ना करता, लेकिन वो इनके साथ इस तरह ताउन कर रहा था जैसे वो इसके दुश्मन ना हो बल्कि उसके मेहमान हो जो लेबॉर्ट्री की सैर करके वापस जा रहे हों। लेकिन चीफ इंजीनियर से होने वाली गुफ्तगू इसके सामने हुई थी और चीफ इंजीनियर को कतन मालूम ना था कि ऊपर इंतजामी शोबे में क्या हो रहा है, इसलिए इसकी झूठ बोलने का कोई सवाल ही पैदा ना होता था। फिर आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये उलझन इससे हल ना हो रही थी। आखिर जब उससे रहा ना गया तो वो बोल पड़ा, करमचंद। कैप्टन शकील ने ऊंची आवाज में कहा। यस, क्या बात है? करमचंद ने मुड़े बगैर पूछा। तुम अपनी फितरत के खिलाफ हमारे साथ ताउन क्यों कर रहे हो? कैप्टन शकील ने कहा और करमचंद हल्का सा कहकहा मारकर हंस पड़ा। तुम वाकई ये बात सोच रहे हो और तुम ऐसा सोचने में हक बजानिब हो, क्योंकि तुम पहले जिस करमचंद से मिले थे वो अब कतई मुख्तलिफ था। दरअसल बात यह है कि एक मिशन में मेरा आसाबी निज़ाम खराब हो गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे सीक्रेट एजेंसी के असल काम के लिए फिट ना समझा गया और मुझे यहाँ लेबॉर्ट्री का चीफ ऑफिसर बना दिया गया। तुमने देखा नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं ज़्यादा खून खराबा ना कर सकता हूँ, ना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। और फिर जब मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं जो तुम लेने के लिए आए हो तो मैं ज़्यादा बखेड़े में क्यों पड़ूँ? हाँ, अलबत्ता वो चीज़ होती तो शायद मैं उसे रोकने के लिए आखिरी हद तक चला जाता, करमचंद ने तफसील से जवाब दिया। ओह, और कैप्टन शकील इस तरह से हिलाकर खामोश हो गया जैसे वो करमचंद की वजाहत से मुतमईन हो गया हो। बज़ाहिर नज़र भी वैसे ही आ रहा था जैसा कि करमचंद बता रहा था। मौजूदा करमचंद पहले की करमचंद की बनिस्बत बस कार्बन कॉपी ही नजर आता था। पतली और लंबी लांच इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा था। सिर्फ पानी की लहरों के उछाल की वजह से पैदा होने वाली सफेदी ही समुद्र की सतह पर बिखरी हुई नजर आ रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद लांच की रफ्तार आहिस्ता होने लगी। साहिल आने वाला है, करमचंद ने कहा और लांच की रफ्तार और आहिस्ता कर दी। और वाकई थोड़ी देर बाद लांच साहिली रेत पर चढ़कर रुक गई और करमचंद ने एक तवील सांस लेते हुए मशीन बंद की और सवालिया नजरों से कैप्टन शकील और उसके साथियों की तरफ देखने लगा। करमचंद, तुमने हमें यहाँ तक पहुँचा तो दिया, लेकिन क्या तुम हमें कोई टिप नहीं दोगे? कैप्टन शकील ने उतरने से पहले बगौर करमचंद को देखते हुए कहा। सॉरी शकील, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास तुम्हारे काम की कोई टिप नहीं है, करमचंद ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, थैंक यू, कैप्टन शकील ने कहा और लांच से उतरकर साहिल पर आ गया।
इसके बाकी साथी भी खामोशी से लॉन्च से उतरे और करमचंद ने नीचे उतरकर लॉन्च को जरा सा धकेल कर पानी पर वापस डाला और दूसरे लम्हे लॉन्च आहिस्ता आहिस्ता वापस समुद्र के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। करमचंद ने अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया और दूसरे लम्हे लॉन्च की रफ्तार एक झटके से बढ़ी और देखते ही देखते वो अंधेरे में गायब हो गई। मेरे ख्याल में अब हमें नेवी के किसी आला तरीन अफसर को टटोलना पड़ेगा, तब इन्वेंट्री ग्रिप का पता चलेगा, कैप्टन शकील ने मुड़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता, अचानक सिद्दीकी की जेब से हल्की हल्की टूं टूं की आवाजें निकलने लगी और ये आवाजें सुनते ही सिद्दीकी समेत सब बेख्तियार उछल पड़े। क्या है ये, कैसी आवाज है? सब ने हैरत भरे अंदाज में कहा और सिद्दीकी ने जल्दी से एक छोटा लेकिन चपटा सा बॉक्स बाहर निकाल लिया। इसके कोने में छोटा सा बल्ब जल रहा था और आवाजें भी इस बॉक्स से निकल रही थीं। ये मैंने लॉन्च से उठा लिया था, बस बेख्याली में उठा लिया और फिर जेब में डाल लिया। ये आवाजें तो ट्रांसमीटर टाइप हैं, सिद्दीकी ने भी हैरत भरे लहजे में कहा। ओह, मुझे दिखाओ, ये तो एक्टिव-1 ट्रांसमीटर सेट लगता है। कैप्टन शकील ने वो बॉक्स हाथ में लेते हुए उनसे अंधेरे में के बावजूद गौर से देखते हुए कहा। एक्टिव-1 ट्रांसमीटर? क्या मतलब? सब ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उन्होंने किसी ट्रांसमीटर का ऐसा नाम पहले कभी ना सुना था। ये नेवी का मखसूस ट्रांसमीटर होता है। इसकी लहरें पानी की लहरों के साथ सफर करती हुई आगे बढ़ती हैं, इसलिए पानी के अंदर इसे बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ट्रांसमीटर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो किसी वजह से पानी की तह में से ऊपर अपने हेडक्वार्टर को कॉल करना चाहते हों। हेलो हेलो ओवर। टों टों की आवाज़ों पर यकलख्त एक आवाज़ गालिब आई तो वो सब बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि ये आवाज़ चीफ इंजीनियर मार्क की थी, जिसे करमचंद को फ़ोन पर बताया था कि लेबोरेटरी में इन्वेंट्री ग्रिप नहीं है। बॉक्स पर जलता बुझता बल्ब अब मुसलसल जलने बुझने लगा था। मार्क, मैं करमचंद बोल रहा हूँ। ओवर। करमचंद की आवाज़ सुनाई दी। ओह, लेकिन आपने एक्टिव-1 पर राब्ता क्यों कायम किया है? क्या आप समुद्र में हैं? ओवर। मार्क ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं लेबोरेटरी से बाहर हूँ। मैं इन अहमकों को साहिल पर छोड़ने गया था जो इन्वेंट्री ग्रिप हासिल करने आए थे। ओवर। करमचंद की तंजिया और मुस्कुराहट आमेज आवाज़ सुनाई दी। अपने लिए अहमकों का लफ्ज़ सुनते ही कैप्टन शकील समेत सबके मुंह भींच गए। ओह हाँ, लेकिन आपने उन्हें वापस क्यों जाने दिया? ये बात मेरी समझ ही नहीं आई। ओवर। मार्क ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम सिर्फ इंजीनियर हो मार्क, तुम इन बातों को नहीं समझते। ये लोग इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट हैं। उन्होंने पूरी लेबोरेटरी ही उड़ा देनी थी और वो इसका मुकम्मल इंतजाम करके आए थे, लेकिन लेबोरेटरी भी बच गई और ये लोग भी मुतमईन होकर वापस चले गए हैं। अब इन्वेंट्री ग्रिप हमेशा के लिए महफूज हो गई है। ओवर। करमचंद की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन अगर ये वाकई इस कदर खतरनाक लोग हैं तो फिर ये इतनी आसानी से कैसे मुतमईन हो गए? ओवर। मार्क ने कहा। नफ्सियाती डॉज अच्छे अच्छे ज़हीन लोगों को उल्टा देता है। अब देखो, मैंने इसका इंतजाम पहले कर रखा था ताकि अगर किसी वक्त ऐसा कुछ हो जाए, और देखो मेरी पेशबीनी काम आ गई। सुर्ख टेलीफोन की कॉल इस बात के लिए मखसूस थी और तुमने सुर्ख टेलीफोन की कॉल सुनते ही वो अल्फाज दोहरा दिए और वो लोग मुतमईन हो गए। ओवर। करमचंद ने फातिहाना अंदाज में कहे लगाते हुए कहा। आपकी जहानत वाकई काबिल-ए-दाद है। आपको याद है आपकी इस बात पर मैंने कितना रद्द-ए-अमल जाहिर किया था? लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि अगर ऐसा ना होता तो वो लोग वाकई कभी मुतमईन ना होते। वैसे भी इनका इत्मीनान इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि अगर इनके हाथ असल इन्वेंट्री ग्रिप लग जाती तो इन्हें यह भी मालूम हो जाता कि इनकी एटमी आबदोज में नकली इन्वेंट्री ग्रिप लगी हुई है। ओवर। मार्क ने कहा। लेकिन मार्क, अब तुम्हारी बात से मुझे एक और ख्याल आ रहा है। अब तक वाकई मैंने इस पहलू पर सोचा भी ना था। मैंने तो एटमी आबदोज की चीफ इंजीनियर लियाकत अली, जो कि हमारा आदमी था, के कत्ल की खबर सुनकर ये पेशबंदी की थी। हालांकि बाद में ये इत्तला भी मिल गई थी कि उसे प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पर हमारे एजेंटों ने कत्ल किया है ताकि इन्वेंट्री ग्रिप की चोरी लीक आउट ना हो। लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि इन लोगों की यहाँ आमद और इन्वेंट्री ग्रिप की तलाशी का मतलब ये हुआ कि इन इन्वेंट्री ग्रिप की चोरी का इल्म हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी लेबोरेटरी की तैयार करदा नकली इन्वेंट्री ग्रिप बर वक्त आबदोज में फिट नहीं हो सकी। ओवर। करमचंद ने कहा। ओ हाँ, वाकई ये बात तो काबिल गौर है। ओवर। मार्क ने कहा। अच्छा हुआ मैंने तुमसे बात कर ली। बस मेरा दिल कह रहा था कि इस पहलू पर बात हो जाए, इसलिए मैंने एक्टिव-1 पर बात कर ली, क्योंकि जिस तरह मैंने उन्हें अहमक बनाकर बाहर पहुंचाया है, मुझसे मुसरत बर्दाश्त ना हो रही थी। वरना तो मैं लेबोरेटरी में आकर भी तुमसे बात कर सकता था, लेकिन शायद वहाँ ये पहलू सामने ना आता। ठीक है, मैं लेबोरेटरी पहुंचते ही प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ। अब ये बात जरूरी हो गई है। ओवर एंड ऑल। करमचंद ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा।
और इसके साथ ही दोबारा टूं की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुसलसल जलता हुआ बल्ब दोबारा जलने बुझने लगा और फिर चंद लम्हों बाद यकलख तारीख हो गया और वो सब अंधेरे में खड़े वाकई अहमकों की तरह एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वाकई हम अहमक बन गए हैं, सिद्दीकी ने ज़बान खोलते हुए कहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारी इस लाशौरी हरकत की वजह से बहुत कुछ सामने आ गया है। इसका मतलब है कि नकली ग्रिप एटमी अपडोज में लगाए जाने का प्रोग्राम बनाया गया है और शायद अब तक लगा भी दी गई हो। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले इस बात का इंकशाफ X2 तक पहुंचा देना चाहिए। ये बहुत अहम है, कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। X2 से बात करने के लिए तो हमें वापस शहर जाना पड़ेगा। हमारे पास स्पेशल ट्रांसमीटर है, क्यों ना हम इमरान से बात कर लें? ओह हाँ, इमरान भी तो यहाँ असलम रजा के रूप में मौजूद है। ठीक है, इससे बात करके इसके बाद हमें दोबारा इस लेबॉर्ट्री में दाखिल होना पड़ेगा। अब बहरहाल ये तो मालूम हो ही गया कि असल इन्वेंट्री ग्रिप इस जगह मौजूद है, नौमानी ने कहा और सबने इसकी राय पर सर हिलाकर साथ कर दिया। कैप्टन शकील ने थैले की एक साइड का खुफिया खाना खोला और इसमें से एक छोटा सा लेकिन इंतहाई जदीद साख्त का स्पेशल ट्रांसमीटर निकाला और इसकी साइड पर लगा हुआ बटन दबा दिया। बटन दबते ही ट्रांसमीटर पर लगा हुआ बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा और इसमें से साई साई की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान के साथ राब्ता ही ना हो रहा था, क्योंकि राब्ते की निशानी यही थी कि बल्ब मुसलसल जलने लगता था, लेकिन बल्ब उसी तरह जल बुझ रहा था। क्या बात है, इमरान साहब कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? नौमानी ने कदरे परेशान से लहजे में कहा। चीफ बॉस ने तो हमें यही बताया था कि इमरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंटेलिजेंस असलम रजा के मेकअप में सुपरिटेंडेंट फयाज के साथ एक सरकारी मीटिंग अटेंड करने काफिस्तान जा रहे हैं। इमरजेंसी की सूरत में इससे स्पेशल ट्रांसमीटर पर रब्ता कायम किया जाए। लेकिन इमरान से रब्ता ना होने का यही मतलब हो सकता है कि इमरान काफिस्तान आया ही नहीं, क्योंकि स्पेशल ट्रांसमीटर महदूद फासले तक ही काम करता है। कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारा ख्याल मुझे दुरुस्त लगता है, इमरान वाकई यहाँ नहीं आया, वरना रब्ता कायम होने में इतनी देर ना लगती, सिद्दीकी ने कहा। और कैप्टन शकील ने ट्रांसमीटर ऑफ करने के लिए बटन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि यकलख्त बल्ब मुसलसल जलने लगा और कैप्टन शकील के साथ साथ बाकी साथी भी चौंक पड़े। हेलो हेलो असलम रजा साहब, ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। यस, असलम रजा बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो इसलिए ना चौंका कि इन्हें मालूम था कि ये इमरान ही है, क्योंकि स्पेशल ट्रांसमीटर का रिसीवर सिर्फ इमरान के पास ही था और किसी के पास भी ना था। और जाहिर है कि जब इमरान असलम रजा के मेकअप में है तो लाजमन इसने आवाज़ और लहजा भी असलम रजा जैसा ही रखा होगा। असलम रजा साहब, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, क्या आप अकेले हैं? मेरा मतलब है कि मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, ओवर, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, बिल्कुल खुलकर बात करो, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। और कैप्टन शकील ने तवील सांस लिया, जैसे कोई बड़ी उलझन दूर हो गई हो। इमरान साहब, मैं कैप्टन शकील बोल रहा हूँ। चीफ बॉस के हुक्म पर मैं नौमानी चौहान और सिद्दीकी के साथ इन्वेंट्री ग्रिप की तलाश में यहाँ पहुंचा। यह नेवी की एक इंतहाई खुफिया इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री समुद्र के अंदर एक जजीरे पर बनी हुई है। मुझे अपने साबिक़ा तजर्बे की बिना पर इसका इल्म था। इसकी हिफाजत के लिए इंतहाई जदीद इंतजामात हैं, लेकिन हम इसमें दाखिल हो गए। यहाँ का इंचार्ज काफिस्तान का एक पुराना नेवी इंटेलिजेंस एजेंट करमचंद है। असल लेबॉर्ट्री तो समुद्र के अंदर है, ऊपर वाला हिस्सा इंतजामी है। बहरहाल हमने करमचंद पर काबू पा लिया और फिर इससे इन्वेंट्री ग्रिप के मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एतराफ़ है कि वाकई अपनी शातिराना जहानत के जरिए उसने हमें बेवकूफ़ बना दिया और फिर वो बड़ी शराफत से अपनी मखसूस लांच के जरिए हमें यहाँ साहिल पर छोड़कर चला गया। लेकिन सिद्दीकी ने लांच में मौजूद एक्टिवन ट्रांसमीटर उठाकर जेब में डाल लिया और इशाते करमचंद से हिमाकत ये हुई कि वापसी पर इससे अपनी फतह बर्दाश्त ना हो सकी, तो इसने लांच में मौजूद ऑपरेटिंग मशीन के साथ मुंसलिक एक्टिवन ट्रांसमीटर पर लेबॉर्ट्री के चीफ इंजीनियर मार्क से गुफ्तगू की और ये गुफ्तगू हमने भी सिद्दीकी के उठाए हुए एक्टिवन ट्रांसमीटर पर सुन ली। इस गुफ्तगू से ही हमें इल्म हुआ कि असल इन्वेंट्री ग्रिप इस लेबॉर्ट्री में मौजूद है। असल इसलिए कह रहा हूँ कि इस गुफ्तगू से ही हमें पता चला है कि काफिस्तान वालों ने इंतहाई गहरी चाल चली है। उन्होंने इस लेबॉर्ट्री में एक नकली इन्वेंट्री ग्रिप तैयार की है जो वो आप दोस्त में फिट कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपको कॉल करने का मकसद यह है कि आप चीफ बॉस को इस नकली इन्वेंट्री ग्रिप के मुतालिक बता दें ताकि वो होशियार हो जाएं। अब हम वापस इस लेबॉर्ट्री में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि असल इन्वेंट्री ग्रिप वहां से हासिल कर सकें, ओवर, कैप्टन शकील ने तकरीर करने के से अंदाज में कहा। अब तक के सारे वाकयात उसने तफसील से ही बता दिए थे। तुम लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हो, ओवर, दूसरी तरफ से पूछा गया और जवाब में कैप्टन शकील ने उसे लोकेशन बता दी। सुनो,
तुम्हें वापस लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ ऐसा चक्कर चला दिया है कि असल इन्वेंट्री ग्रिप इस लेबोरेटरी से ये लोग खुद ब खुद बाहर ले आएंगे। अलबत्ता एक और जगह तुम्हारी जरूरत है। तुमने अच्छा किया कि मुझे कॉल कर लिया। मैं एक कार भेजा हूँ, इसका ड्राइवर 3 बार बत्तियां जलाएगा और बुझाएगा। इसके बाद वो तुम्हें कोड में कहेगा इन्वेंट्री ग्रिप, तुम इसके साथ आ जाना। वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा, फिर बाकी हिदायत मैं वहीं दूंगा। ओवर। दूसरी तरफ से असलम रजा के ही लहजे में बात करते हुए इमरान ने कहा, कार तो हमारे पास भी मौजूद है, आप हमें जगह बता दें तो हम बराह रास्त वहीं पहुंच जाते हैं। ओवर। कैप्टन शकील ने कहा, ओह ठीक है, तुम ऐसा करो कि फौरन रामिंगटन रोड पर वाक़े पीले रंग की कोठी पे पहुंच जाओ। इस कोठी का नंबर 140 है। फाटक तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। अंदर जाकर सीधे बड़े कमरे में पहुंच जाना, मैं आ जाऊंगा। ओवर। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। ओवर एंड ऑल। कैप्टन शकील ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और साथ ही उसने स्पेशल ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके उसे वापस थैले में डाल दिया। चलो भाई, अच्छा हुआ आपने इमरान को कॉल कर दिया, वरना हम लेबोरेटरी में दाखिल होने के लिए सर पटकते रह जाते और इन्वेंट्री के इमरान के चक्कर की वजह से वहां से पहले ही निकाल ली जाती। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और बाकी अफराद ने सर हिला दिए और फिर नौमानी इस तरफ को बढ़ गया जिधर से कार आते हुए छुपाई थी। शागिल ने इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई कार को इंतहाई माहिराना अंदाज में कंपाउंड फाटक में मोड़ा और फिर उसे इमारत की एक साइड में रोककर वो तेजी से नीचे उतर आया। कहाँ हैं विक्रम साहब? शागिल ने जल्दी से बरामदे में सामने खड़े एक बावर्दी मुलाजिम से कहा। वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं जनाब, इस आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और शागिल सर हिलाता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद एक कमरे में दाखिल हुआ जिसमें पाकिस्तानी सेंट्रल इंटेलिजेंस का चीफ राजेश विक्रम बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। ओह शागिल साहब आ गए, ये अच्छा हुआ कि आपने आते ही मुझसे बात कर ली, राजेश विक्रम ने बेचैन से लहजे में कहा। हाँ, मुझे फिक्र इस मीटिंग की थी क्योंकि इस पर ही हमारी सारी प्लानिंग का इन्हिसार था, लेकिन आपने मुझे इमरजेंसी तौर पर यहाँ क्यों बुलाया है? और आपका चेहरा बता रहा है कि आप बेहद बेचैन और मुस्तरिब हैं, शागिल ने कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है, पाकिस्तान से 2 आदमियों का वफद आया है। इनमें एक आदमी असलम रजा है जो कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है और पाकिस्तान इंटेलिजेंस में अभी हाल ही में किसी और शोबे से तब्दील होकर आया है, लेकिन आज की मीटिंग में इसका अजीबोगरीब किरदार सामने आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस असलम रजा को शुक्रान के सदर की आमद पर बनाए जाने वाले सारे प्रोग्राम का तफसीली इल्म है, क्योंकि यही सारे प्रोग्राम का असल इंचार्ज है। इसलिए अब हमें असलम रजा के मेकअप में किसी को पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं रही, हम इससे यही सब कुछ पूछ लेंगे, राजेश विक्रम ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने इसका नतीजा सोचा है? यहाँ से पूछगछ के बाद आप उसे वापस कैसे भेजेंगे? उन्हें हमारे असल प्लान का इल्म हो जाएगा और फिर वो वक्त वगैरह सब कुछ तब्दील कर देंगे, शागिल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे राजेश विक्रम की हिमाकत पर हैरत हो रही हो। आप मेरी बात समझे नहीं। प्रोग्राम के मुताबिक हम आदमी तो जरूर भेजेंगे, लेकिन उसे वहां जाकर मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो सिर्फ इतना करेगा कि वहां पहुंचकर इस बात का ख्याल रखेगा कि अगर पाकिस्तान वाले ऐन वक्त पर कोई अहम तब्दीली कर देते हैं तो इसकी हमें इत्तला कर देगा, क्योंकि ये भी इंटेलिजेंस का तरीक़ाकार होता है कि अचानक आखिरी लम्हात में प्रोग्राम तब्दील कर दिया जाता है, राजेश विक्रम ने कहा। और शागिल ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों कुर्सियों पर आमने सामने बैठ चुके थे। आप मुझे तफसील से बताएं, ये असलम रजा जिसकी का आप बात कर रहे हैं कौन है? आपने इसकी अजीबोगरीब किरदार का भी जिक्र किया है। मैं इस बात का मतलब नहीं समझा, शागिल ने कहा। वो अभी यहाँ पहुँचने वाला है, फिर आप इत्मीनान से उसे देख लीजिए। आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि आपके सामने उससे पूछगछ हो सके, राजेश विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? क्या आप उसे अगवा करा रहे हैं? शागिल ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, लेकिन उसकी जगह हमारा आदमी ले लेगा और सुपरिंटेंडेंट फयाज को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। असलम रजा की फाइल हमारे पास थी, सिर्फ इसकी बातचीत और लहजा बाकी रह गया था। मीटिंग के दौरान इसकी बातों का टेप हमने अपने आदमी को सुनवाया। इसमें पहले असलम रजा का मेकअप कर दिया गया था। वो इंतहाई माहिर आदमी है, वो किसी को शक भी ना होने देगा, राजेश विक्रम ने कहा। लेकिन वो इसका दूसरा साथी, शागिल ने बेचैन से लहजे में कहा। उसे मालूम ही नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। मैं गैर जिम्मेदार या अहमक आदमी नहीं हूँ, मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस का चीफ हूँ। इस बार राजेश विक्रम ने कदरे नाखुशगवार लहजे में जो जवाब देते हुए कहा। और फिर से पहले कि शागिल इसकी बात का जवाब देता,
साइड में इस पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और राजेश विक्रम ने तेजी से हाथ बढ़ाकर तकरीबन रिसीवर झपट लिया। यस, विक्रम बोल रहा हूँ, इसने तेज लहजे में कहा। सर, जगदीश बोल रहा हूँ, काम हो गया? हमारे आदमी ने ना सिर्फ जगह संभाली है बल्कि इंतहाई महारत से असल आदमी को बेहोश भी कर दिया है। मैंने उसे कार में आपके पास रवाना कर दिया है। इत्तला के लिए कॉल की है, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। ओह, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? राजेश विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। नो सर, सब ओके हो गया है, जगदीश ने जवाब दिया। सुनो, अपने आदमियों को कह देना कि वो सुपरिंटेंडेंट फयाज के साथ डील करें कि उसे जरा भी शक ना पड़े, राजेश विक्रम ने कहा। उसके साथ ही इसने बगैर जवाब सुने रिसीवर रख दिया। इस असलम रजा से पूछगछ के लिए मैंने सब कॉन्शियस चेकिंग मशीन का इंतखाब किया है। इस तरह असल बात फौरन सामने आ जाएगी, राजेश विक्रम ने रिसीवर रखते हुए कहा। ठीक है, शागिल ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक आदमी किसी बेहोश आदमी को कांधे पर लादे अंदर दाखिल हुआ। राजेश विक्रम और शागिल दोनों ही बेख्तियार उठकर खड़े हुए। इस आदमी ने अपने कंधे पर लदे हुए बेहोश आदमी को साइड पर रखे हुए सोफे पर लिटा दिया और खुद पीछे हट गया। यह है असलम रजा, पाकिस्तान सेंट्रल इंटेलिजेंस का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, राजेश विक्रम ने कहा। और शागिल हंकारा भरते हुए सोफे की तरफ बढ़ा और झुककर गौर से सोफे पर पड़े हुए असलम रजा को देखने लगा। इसे आपने किसी गैस से बेहोश किया है शायद, शागिल ने सीधा खड़े होते हुए कहा। हाँ, इंतहाई जोरदार गैस है और इस गैस का फायदा ये भी है कि अब ये एंटी इंजेक्शन के बगैर किसी तरह भी होश में ना आ सकेगा। और दूसरी बात यह कि इस गैस के प्रेशर की वजह से सबकॉन्शियस चेकिंग मशीन भी बखूबी काम करेगी। मैंने ये सारे पहले ही सोचकर प्लानिंग की थी, राजेश विक्रम ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा। और शागिल ने सर हिला दिया। मेरे ख्याल में पहले से पूछगछ कर ली जाए, क्योंकि जितनी देर गुजरेगी इतना ही गैस का प्रेशर कम होता चला जाएगा, राजेश विक्रम ने कहा। ठीक है, शागिल ने सर हिलाते हुए कहा। इसके जहन में कोई चीज लाशौरी तौर पर खटक रही थी, जैसे कोई अहम बात उसे याद ना आ रही हो। लेकिन जाहिर है कि जब तक वो बात याद ना आ जाए वो राजेश से भी कुछ नहीं कह सकता था। इसे उठाकर नीचे मशीन रूम में पहुंचाओ और इसे सबकॉन्शियस मशीन के साथ मुंसलिक करके हमें इत्तला दो, राजेश विक्रम ने असलम रजा को उठाकर ले आने वाले से, जो एक तरफ बड़े मौदबाना अंदाज में खड़ा था, मुखातिब होकर कहा। यस सर, इस आदमी ने कहा और जल्दी से आगे बढ़कर असलम रजा को दोबारा उठाकर कांधे पर लादा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। आप अजीबोगरीब किरदार की बात कर रहे थे, लेकिन आपने इसकी वजाहत नहीं की, शागिल ने असलम रजा की जाते ही कहा। ओ हाँ, बड़ी तफसीली मीटिंग हुई थी हमारी वहां पर। मैंने इस असलम रजा के अजीबोगरीब किरदार को महसूस किया है। कभी तो ये अहमकों की जैसी बातें करने लगता है और कभी इस कदर अक्लमंदाना की यकीन नहीं आता। हालांकि ओहदे में ये सुपरिंटेंडेंट फयाज का मातहत है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि सुपरिंटेंडेंट फयाज इससे खम खाता है, राजेश ने कहा। क्या क्या कह रहे हैं आप? ओह ओह, मेरे जहन में यही बात खटक रही थी। ओह, कहीं ये इमरान तो नहीं? ओह, इसका कदोकामत और जिस्म बिल्कुल उसी की तरह का है। मैंने इसी ख्याल के तहत इसका मेकअप चेक करने के लिए इसे बगौर देखा था, लेकिन मुझे मेकअप मालूम नहीं हुआ, इसलिए मैंने ज्यादा जोर ना दिया। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि अगर वाकई ये इस तरह की बातें करता रहा था तो फिर ये यकीनन इमरान होगा, शागिल ने झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। इसके चेहरे का रंग यकरख बदल गया था। इमरान? इमरान कौन है? राजेश विक्रम ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। ओह, आप उसे नहीं जानते, आप अभी इस महकमे में नए आए हैं। आपके पेशू सरदार सनत सिंह इसे अच्छी तरह जानते थे। ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, दुनिया का इंतहाई शातिर तरीन आदमी है। अगर ये वही है और आप इसे बेहोश करके बेबस कर लिया है तो यूं समझिए कि आपने एक अजीमुशान कारनामा सर अंजाम दे दिया है, शागिल ने कहा। और राजेश विक्रम की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा होना नामुमकिन है। ये असलम रजा है। इसके यहाँ आने से पहले हमने इसके मुतालिक बाकायदा तहकीकात की हैं, राजेश विक्रम ने कहा। ओह, लेकिन वो अहमकाना और अक्लमंदाना बैकवक्त बातें, ये तो इमरान की ही खासियत है। बहरहाल चलें, अभी पता लग जाएगा। वैसे मुझे भी ख्याल आता है कि अगर ये वाकई इमरान होता तो फिर इस तरह आसानी से बेहोश ना होता, शागिल ने कहा। अच्छा चलें, हम खुद ही चलते हैं, अब फोन का इंतजार क्या करना, राजेश विक्रम ने बेचैन से लहजे में कहा। और वो दोनों आगे पीछे चलते हुए कमरे से निकले और फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक छोटे से कमरे में पहुंच गए। यहाँ दीवार के साथ एक जदीद तरीन मशीन नस्ब थी, जिसके सामने एक स्ट्रेचर पर असलम रजा लेटा हुआ था
उसके सर पर शफाफ शीशे का बना हुआ खुद सर चढ़ा हुआ था, जिसने इसका सर और चेहरा गर्दन तक ढांप रखा था, लेकिन शीशे में से वो साफ नजर आ रहा था। खुद के साथ मुंसलिक मुख्तलिफ रंगों की तारें मशीन के साथ मुंसलिक थीं और सफेद कोट पहने दो आदमी मशीन की चेकिंग और उसे ऑपरेट करने में मसरूफ थे। बॉस, मशीन ऑपरेट हो चुकी है, एक सफेद कोट वाले ने मुड़कर मौदबाना लहजे में कहा। ठीक है, माइक मुझे दो और मशीन ऑन कर दो, राजेश विक्रम ने कहा, और सफेद कोट वाले ने सर हिलाकर मशीन की साइड से एक छोटा सा माइक हुक से उतारा और राजेश विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। इस माइक के साथ स्याह रंग की लच्छेदार तार थी जो मशीन के साथ मुंसलिक थी। माइक राजेश विक्रम के हाथ में देकर सफेद कोट वाला मशीन की तरफ मुड़ा ही था। अरे, इसकी घड़ी पे ये नुक्ता कैसा चमकता है, शागिल ने चीखते हुए कहा, और फिर तेजी से आगे बढ़कर पहले तो वो असलम रजा की कलाई पर बंधी हुई घड़ी के डायल पर जलते बुझते नुक्ते को गौर से देखता रहा। उसकी अचानक नजरें इस पर पड़ गई थी क्योंकि कलाई जरा सी टेढ़ी हो रही थी। उसे जलता बुझता नुक्ता बताए नजर ना आ रहा था, लेकिन इसकी हल्की सी चमक सामने मशीन के एक सफेद हिस्से पर पड़ रही थी और उसे देखकर ही शागिल चौंका था और उसने आगे सर करके देखा और फिर उसे ये जलता बुझता नुक्ता नजर आ गया। ओह, इस घड़ी में यकीनन कोई ट्रांसमीटर फिट है, शागिल ने कहा और जल्दी से बेहोश असलम रजा की कलाई से घड़ी उतार ली और अब घड़ी को इंतहाई गौर से देख रहा था। इसका मतलब है कि कोई कॉल आ रही है, राजेश विक्रम ने भी हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि इस असलम रजा की आवाज और लहजा कैसा है, शागिल ने होंठ काटते हुए कहा। ओह, मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ, राजेश विक्रम ने कहा और शागिल ने घड़ी उसे दे दी। नुक्ता बदस्तूर जल बुझ रहा था। राजेश विक्रम ने घड़ी का विंड बटन दबाया, लेकिन नुक्ता उसी तरह जलता बुझता रहा। राजेश विक्रम ने विंड बटन को जरा सा बाहर खींचा तो नुक्ता यकलख्त मुसलसल जलने लगा। हेलो हेलो, असलम रजा साहब, ओवर। यकलख्त घड़ी में से एक अजनबी लेकिन मध्यम सी आवाज सुनाई दी। यस, असलम रजा बोल रहा हूँ, ओवर। राजेश विक्रम ने हत्तल वसा असलम रजा की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा। असलम रजा साहब, मैं कैप्टन शकील बोल रहा हूँ, क्या आप अकेले हैं? मेरा मतलब है कि क्या मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ बिल्कुल, खुलकर बात करो, ओवर, राजेश विक्रम ने कहा। शागिल भी इसके साथ ही कान लगाए खड़ा था, इसलिए घड़ी से निकलने वाली आवाज इसके कानों में भी पहुंच रही थी। इमरान साहब, मैं कैप्टन शकील बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और इस बार राजेश के साथ साथ शागिल भी उछल पड़ा। राजेश की आंखों में यकलख्त तेज चमक उभर आई, लेकिन फिर उसने जल्द ही कान घड़ी से लगा लिया क्योंकि दूसरी तरफ से कैप्टन शकील मुसलसल बोल रहा था और जैसे जैसे वो बात करता जा रहा था शागिल की आंखें हैरत से फैलती चली जा रही थी। कैप्टन शकील ने बड़ी तफसील से बात करते हुए जब शागिल बात खत्म की तो शागिल ने जल्दी से राजेश के हाथ से घड़ी झपट ली। तुम लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हो, ओवर। इस बार शागिल ने राजेश जैसा लहजा और आवाज बनाते हुए कहा, वही लहजा और आवाज जिसमें राजेश असलम रजा बनकर बात कर रहा था। और जवाब में कैप्टन शकील ने उसे जो लोकेशन बताई उससे शागिल समझ गया कि ये लोग साहिल समुद्र पर घाट से काफी आगे हैं। उसने उसे कहा कि अब उन्हें वापस लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं और इसने उन्हें बताया कि वो एक कार भेज रहा है। लेकिन जब कैप्टन शकील ने उसे बताया कि कार उनके पास मौजूद है तो उसने उन्हें रामिंगटन रोड पर अपनी खास अड्डे का पता बता दिया और उसके बाद राब्ता खत्म हो गया। ओह, ये इमरान है, मेरा शक दोस्त निकला। ओह, आपने हैरतअंगेज कारनामा से अंजाम दिया है राजेश साहब, और ये कैप्टन शकील वगैरह यकीनन सीक्रेट सर्विस के लोग हैं और अब इस इमरान से कुछ मालूम करने की जरूरत नहीं। इस पर ये मशीनें वगैरह असर नहीं करती, आप इसे मेरे हवाले कर दें, ये मेरा शिकार है, शागिल ने इंतहाई मुस्तरद भरे लहजे में कहा। वो बात करने के साथ साथ इस तरह स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े इमरान को देख रहा था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वाकई इमरान जिसका खात्मा करने की हसरत उसे हमेशा रही थी इस तरह बेबसी के आलम में उसके सामने पड़ा हुआ नजर आ सकता है। ये इमरान ही है, तभी ये ना सिर्फ बेहोश है बल्कि गैस के प्रेशर में है और सबकॉन्शियस मशीन इससे सब कुछ उगलवा लेगी, राजेश ने कहा। ओह, आप नहीं समझते, ये जब इंटेलिजेंस का आदमी ही नहीं है तो इसे तफसीलात का भी इल्म ना होगा। आप इस चक्कर को छोड़ें, कैप्टन शकील की बात से हमें मालूम हो गया कि असल इन्वेंट्री ग्रिप की गुमशुदगी का इन्हें इल्म हो चुका है और इमरान का असलम रजा के रूप में आने से जाहिर होता है कि उसे सारी प्लानिंग का इल्म हो गया है। आप इससे वक्त मालूम करना चाहते हैं, जबकि मुझे यकीन है कि इसने बातों बातों में आपसे असल प्लानिंग भी उगल वाली होगी। ये है ही ऐसा आदमी, शागिल ने तेज तेज लहजे में कहा। ओह हाँ, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि इसने एटमी आप दोस्त की मिसालें दी थी। ओह हाँ, वाकई
अब मुझे ख्याल आ रहा है, राजेश ने कहा। यहाँ टेलीफोन है? शागिल ने एक लफ्ज़ चौंकते हुए कहा। टेलीफोन? हाँ है। ओह ओह, टेलीफोन पर मुझे याद आया कि मैंने इसके कमरे का टेलीफोन टैप करने के लिए खुसूसी इंतजाम कराए थे। मैंने एक्सचेंज में इसकी रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त किया था। हो सकता है उसने कोई कॉल की हो, राजेश ने चौंकते हुए कहा। ओह, ये आपने अच्छा किया। अगर आप बराह रास्त टेलीफोन टेप करते तो इसे यकीनन मालूम हो जाता। पहले मुझे एक कॉल करने दें ताकि मैं इस ग्रुप का इंतजाम कर लूँ, फिर आप पता कर लेना, शागिल ने सर हिलाते हुए कहा और तेजी से एक कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ झपटा और इसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए और फिर आपका टाइम होते ही वो अपने आदमियों को हिदायत देने में मसरूफ हो गया। काफी देर तक बातचीत करने के बाद उसने इत्मीनान भरे अंदाज में रिसीवर रख दिया। अब ये कैप्टन शकील वगैरह बचकर ना जा सकेंगे, उनके बाकी साथी भी यहाँ पर मौजूद यकीनन मौजूद होंगे। अब मैं उनकी रूहों से भी सब कुछ उगलवा लूंगा, शागिल ने होंठ भींचते हुए कहा और जल्दी से दोबारा स्ट्रेचर की तरफ मुड़ गया। वो इस तरह इमरान को देख रहा था जैसे उसे खतरा हो कि कहीं इमरान धुआं बनकर स्ट्रेचर से एक लफ्ज़ गायब ना हो जाए। राजेश विक्रम ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने के बाद वो किसी से बातों में मसरूफ हो गया। ठीक है, फौरन ये टिप्स मेरे पास भिजवा दो, फौरन, राजेश ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसने पाकिस्तान कॉल की है, एडमिरल से बात की है, राजेश ने कहा। एडमिरल से? ओह, फिर लाजमन ये इंतहाई अहम बातचीत होगी। अब मैं इसे सुने बगैर नहीं जाऊंगा। ये होश में तो नहीं आ जाएगा? शागिल ने बात करते करते मुड़कर इमरान की तरफ देखते हुए बेचैन से लहजे में पूछा। अरे नहीं, मैंने बताया तो है कि जब तक एंटी इंजेक्शन ना लगेगा ये होश में नहीं आ सकेगा, राजेश ने जवाब दिया और शागिल ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।